हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पढ़ रहे थे। इस वीडियो सीरीज़ के हमने प्रीवियस वीडियोस में कुछ नीट के प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर्स में सीखे थे। अब में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनके अगले टॉपिक्स जो अगले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम 11 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है आपके पास, जहाँ पर एक ब्लॉक होगा जिसका मास m है। इट इज़ मूविंग विथ स्पीड v। ओके, v इसका स्पीड दे दिया गया और ये इलास्टिक फॉर्म में कोलाइड कर रहा है किसी और ब्लॉक से जिसका मास कितना है m, विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि आपके पास जो m1 का टर्म है बच्चों वो m है, ठीक है। सो जो m2 का टर्म है वो भी कितना है m है। इसको देख के समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा v, और यहाँ से दिख रहा है अपन को जो सेकंड होगा इनिशियल का वो कितना हो जाएगा 0। कुछ इस तरह क्वेश्चन है बच्चों। इसको एक ब्लॉक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मास इसका m कर लेते हैं। ये मूव कर रहा है किससे, v से, और ये जा कर के किसी रेस्ट पे रखे ऑब्जेक्ट को हिट करता है, तो मास कितना है इसके पास m, ठीक है। ये फिर कहता है आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा इन द इनिशियल डायरेक्शन। तो इनिशियल तो इसके पास ये डायरेक्शन होनी चाहिए थी, इससे ये किसी एक थीटा डायरेक्शन पे निकल जाता है। बहुत प्लेन फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है बच्चों, ठीक है। फिर बोलता है एंड हैज़ द स्पीड v/3, और जो स्पीड होगी उसके पास मास तो नहीं बदलने वाला और स्पीड हो जाएगी इसके पास v/3। सेकेंड ब्लॉक का आपको स्पीड बताना है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है अपन को, मतलब इसके पास मास कितना हो जाएगा m। सपोज मान लो ये फर्स्ट है तो स्ट्राइक करके यहाँ फर्स्ट पहुँच गया और सेकेंड वाला नीचे आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसके पास जो v2 होगा वो कितना होगा यही आपको बताना है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ब्लॉक कितना है कोलिजन में। जब डायरेक्शन वगैरह नहीं दिया हो आपको तो आप बहुत ही सिंपल फॉर्मेट से इसको पढ़ सकते हो, और वो सिंपल सा फॉर्मेट आपको बताता हूँ। वो हो जाएगा आपका इलास्टिक कोलिजन, है ना, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर कोई अगर बोले तो कोलिजन किसी भी कैटेगरी का होता है, मोमेंटम वहाँ पे कंजर्व होता है, बट इलास्टिक वाले कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना बच्चों वो भी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। सीधा आंसर हो गया ये। विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनल। यहीं से आपको क्वेश्चन शुरू करना था। फर्स्ट वाला अगर चल रहा है इनिशियली तो हो जाएगा 1/2, मास कितना हो जाएगा m, वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v, ठीक है, स्क्वायर, प्लस ये तो रेस्ट पे था बच्चों देखो, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल जगह पर लिखेंगे तो इन दोनों के बारे में लिखना है और दोनों ही आंसर आपको पता है। ये v2 अननोन है और ये नोन है, तो मैं यहाँ में लिख रहा हूँ फर्स्ट के लिए 1/2 m, v की जगह आ जाएगा अब यहाँ पे v/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर। अब हम इसको v2 के लिए सॉल्व कर लेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबके पास 1/2 m दिख रहा है तो अलग कर दो इसको, ये यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा ये, और यहाँ बचेगा v2 का स्क्वायर, जिसको और सॉल्व कर दो तो 9 - 1 हो जाएगा 8, ठीक है। 8v स्क्वायर बाय 9, इसका रूट ले लूँगा, मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे, ये हो जाएगा तुम्हारा v2, ठीक है। तो मिलना चाहिए कुछ इसको इस तरह से, 2 बचेगा 8 के लिए, नीचे जाएगा 3 और यहाँ बचेगा v, और यही बच्चों आपका आंसर है। तो 2√2/3 इंटू v, ऑप्शन नंबर सी अपन को मिल रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ये इलास्टिक फॉर्म में जा रहा है और वहीं से आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन पूछा है, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 12 में एक पार्टिकल है जिसके पास मास m है और वो किसी मशीन से चल रहा है और मशीन के पास कांस्टेंट पावर है और पावर कुछ भी एक सिंबल से डिनोट कर दी गई है। विच मीन्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बच्चों जो आपके पास पावर का टर्म है ना वो आपको p लेकर चलना है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, विच मीन्स u का टर्म यहाँ पे क्या है 0, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम t विल बी। आपको बच्चों यहाँ पर फोर्स का टर्म बताना है, ठीक है। और एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि जो मशीन है वो क्या कर रही है, पावर कांस्टेंट डिलीवर कर रही है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसके पास मास m कर लेते हैं, इसको बच्चों कोई मशीन ना पुल कर रही होगी अपने आप से, ठीक है, कोई इसको मशीन इस तरह से पुल कर रही होगी। इसके पास u का टर्म 0 होगा और टाइम t बराबर t पर ये चलते चलते यहाँ आ जाएगा और इसके पास स्पीड कितनी हो जाएगी v, है ना। ऐसे अज्यूम करके चल सकते हो कि सपोज कोई पुलिंग मशीन है अपने पास जो ऑब्जेक्ट को पुल करती हो, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है और फाइनल वेलोसिटी आपके पास v है, तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन के बीच में फॉर्मूला लग सकता है विच सेज दैट द वर्क डन, ठीक है,
वर्क डन किसी भी कैटेगरी का हो, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, कोई भी वर्क डन हो, सिस्टम पे हुआ है, सिस्टम ने किया है, वर्क डन सारे अपन लेफ्ट साइड रख देते हैं और एक तरफ अपन लिखते हैं सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आना चाहिए। और एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो पावर होता है ना बच्चों, वो पावर यूजुअली वर्क डन अपॉन टाइम से बताया जाता है, एंड एज पर द क्वेश्चन पावर का टर्म है यहाँ पे के, ठीक है, और वो जाएगा W/T। तो यहाँ से W कितना मिल गया आपको, K/T, उसको यहाँ रख दो आप, तो हो जाएगा K.T। काइनेटिक एनर्जी का टर्म मिल रहा है मुझे 1/2, ये वाला लिख रहा हूँ बेटा, है ना, mv²। यहाँ से v निकाल लेते हैं अपन, तो v हो जाएगा तुम्हारा 2KT डिवाइड बाय m, और ये रूट के अंदर आना चाहिए। ये अपना पार्शियल आंसर आ चुका है, ठीक है, पार्शियल आंसर। क्वेश्चन वाले ने आपसे फोर्स पूछा है, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगाया हुआ है, देखो उससे यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। उसके बाद आपसे बोला जाएगा सामने से कि फोर्स बताना है। तो फोर्स का फॉर्मूला कैसा होता है बच्चों, फोर्स होता है सीधा सीधा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो क्वेश्चन वाले ने यूज़ किया ही हुआ है, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है बस, तो ये हो जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाएगा dv डिवाइड बाय dt, और यही वेलोसिटी को आप क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट कर दोगे, तो m इंटू, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं इसको। ये अंडर रूट के अंदर 2k/m का टर्म तो कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है, अलग कर दो इसको। डिफरेंशिएशन खाली किसका होगा, d/dt ऑफ रूट के अंदर t। ये कई बार अपन को 11th में बताए जाते हैं, जब रूट x का डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि m लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा है 2k/m, ये एज इट इज़ आ गए हैं चीज़ें यहाँ से। इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट t, ठीक है। अब इसको अंदर भेज दो, 2 को अंदर भेज दो, है ना, ये अंदर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा रूट के अंदर में लिख रहा हूँ मैं 2 हो जाएगा, k हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक और m था, ये कैंसिल कर लेंगे अपने आप को, और ये 2 अंदर आ क्या बना लेगा 4, और t के पास रूट था तो ये हो जाएगा माइनस में हाफ, और यही आपका बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, वो ध्यान रखें आप। 2 जब अंदर आएगा रूट के तो बन जाएगा 4, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा हमारे पास 2। मैं लिख देता हूँ इसको प्रॉपरली, रूट के अंदर है 1/2, ऊपर है km, और रूट के अंदर ये चीज़ें, और बाहर है आपके पास 1/2 का नेगेटिव साइन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से अपन को लग रहा है ये, ठीक है, रूट के अंदर mk/2 और T⁻²। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक ब्लॉक है आपके पास 10 kg का, ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो इसको अपन यू कर लेते हैं, और मास दिया हुआ एक्स एक्सिस पे चल रहा है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स, है ना, फोर्स बच्चों नेगेटिव का हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जूल पर मीटर की टर्म है। सो ये एक फोर्स किस कैटेगरी का है, पहली बात तो नेगेटिव होगा, और दूसरा कैसा है, वेरिएबल, और ये मूवमेंट कर रहा है x इक्वल टू 20 से लेकर 30 तक। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी। तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया गया है अकॉर्डिंग टू, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क किसी ने भी किया हो, है ना, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, द वर्क डन ऑन अ बॉडी ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल बच्चों यहाँ देखो पूछी गई है, तो मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, और ये अपन को पता है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ F.dx, ओके, क्योंकि ये रिटार्डिंग है, ठीक है बच्चों, रिटार्डिंग नेचर का होता है, मतलब सिस्टम को अपोज करेगा, तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी 1/2 m हो जाएगा, और ये हो जाएगा u का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन, नेगेटिव है, फोर्स का टर्म है 0.1 टाइम्स x, और ये हो जाएगा dx के लिमिट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू बच्चों 20 से लेकर x की वैल्यू कहाँ तक जा रही, 30 तक। ऐसा मान लो कि ये पार्टिकल x एक्सिस पे चल के जा रहा था, ठीक है, x एक्सिस पर चल के जा रहा था, और 20 से 30 के बीच में इस पर एक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। 20 मीटर से लेकर 30 मीटर तक ये इस पर एक रिस्टोरिंग या रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये आपके पास कोई पार्टिकल है या बॉडी आगे बढ़ रही है, ये इस क्वेश्चन का डायग्राम, ओके। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा नेगेटिव का टर्म है, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे आ रहा है आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है -1/2, मास का टर्म 10 है, और ये भी 10 का स्क्वायर है, तो ये तो हो जाएगा 5, और मेरे हिसाब से होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ये हो जाएगा 500, ठीक है। ये अपने पार्शियल आंसर्स आए अभी तक बस, है ना। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों अपन फटाफट।
तो क्या मिल जाएगा, देखो नेगेटिव लिखा है, 0.1 लिखा है ना, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x²/2, लिमिट्स लग जाएंगे तुम्हारे 20 से लेकर ये हो जाएगा 30 तक, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 900 - 400 हो जाएगा, तो आंसर होना चाहिए तुम लोगों का नेगेटिव में 0.1 और डिवाइड बाय यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा 900 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ 400, ठीक है। इक्वल्स टू में वैल्यू मिल जाएंगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल -500, है ना, इक्वल्स टू में यही टर्म मिल रही है यहाँ पे भी। तो यहाँ से ये बन जाएगा बच्चों 500 है, 500/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 का टर्म, ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल -500। ये अपन को दिख रहा है, ये हट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, -25 है, इसको इधर ले आओ तो आंसर हो जाएगा 475 जूल्स में लिख देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बच्चों यही आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप सी मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट था, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगानी है यहाँ पर, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कहता है कोई भी वर्क कर रहा हो वो बराबर किसके हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन यहाँ पर कैसा था, रिटार्डिंग, दैट इज वाई द नेगेटिव साइन इज कमिंग हियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रॉब्लम 14 में दो पार्टिकल हैं आपके पास, मास है उनके m1 और m2, दे आर मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। सिंपल क्वेश्चन है, m1 m2 है और उनके पास करस्पॉन्डिंग u1 और u2 है। कोलिजन होता है बच्चों, वन पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू अनदर लेवल आफ्टर एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा मतलब ये फाइनल में ऐड होगा, ठीक है। इफ द फाइनल वेलोसिटीज आर v1 एंड v2 देन कौन सा इसमें कंजर्वेशन पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली अपन को ये लगाना है यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का रूल, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन में लिख देता हूँ, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल इन टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो सिस्टम का इनिशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लो कि आपके पास दो बॉडीज हैं इस तरह से, एंड दे मस्ट बी मूविंग इन एनी रैंडम डायरेक्शन with masses m1 and m2 and you can write it here as u1 and u2, है ना। देखो मास किसे हो गए, m1 m2 हो गए, और इनिशियल स्पीड यहाँ पे गिवन है। जब ये कोलाइड करते हैं तो कुछ एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब करके वो हायर ऑर्डर में पहुँच जाता है, और उनकी फाइनल वेलोसिटीज v1 v2 हैं। तो शुरुआत में जब अपन को लिखना है अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का टर्म, तो वो हो जाएगा सीधा सीधा बच्चों 1/2 m हो जाएगा फर्स्ट का, स्पीड हो जाएगी फर्स्ट की, फिर करेंगे अपन क्योंकि स्केलर है एनर्जी, सीधा ऐड कर दो उसको, तो 1/2 ये हो जाएगा m2 और u2 का स्क्वायर, दैट्स ऑल फॉर द इनिशियल। बट अगर मैं बोलूँ आपसे फाइनल एनर्जी की बात करनी हो, तो फाइनल एनर्जी में ऐसा हो जाएगा 1/2 फर्स्ट वाले के पास हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 सेकेंड वाले के पास हो जाएगा v2 का स्क्वायर। और फिर ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये भी कोलिजन के बाद जो एनर्जी बन रही है उसी का एक पार्ट है, विच मीन्स इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब किया है तो हो जाएगा प्लस ई का टर्म है, बेसिकली एनर्जी है, इससे बिल्कुल घबराना नहीं है या कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों बराबर है बच्चों, और यही आपका आंसर है। बट आप ऑप्शंस मैच कराओगे तो आपको यहाँ पे प्लस शुरुआत में लिखा है और यहाँ नेगेटिव लिखा है शुरुआत में। सो अगर ये दोनों बराबर कर दिए हमने तो देन यू कैन ट्रांसफर दिस विथ अ नेगेटिव साइन ऑफ ई। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो ये कहता है इसके 1/2, ये फर्स्ट वाले की बात हो रही है बच्चों, u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। जब ये टर्म पीछे आ जाएगी तो हो जाएगी माइनस ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 ये हो जाएगा m2, ये बच्चों v2 का टर्म है, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, मैच कर लें आप, फर्स्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 15 में दो सिमिलर स्प्रिंग्स हैं P और Q, है ना। ऐसा मान लो कि दो स्प्रिंग्स हैं, उनके स्प्रिंग कांस्टेंट KP और KQ हैं और P कांस्टेंट ज़्यादा है और Q कम है। ऐसा समझ लो कि जो P जो स्प्रिंग है ना वो ज़्यादा स्टिफ है और जो Q स्प्रिंग है वो थोड़ी सी लूजन टाइप की है, ठीक है। इसके पास जो कांस्टेंट होगा वो कैसा हो जाएगा KP, इसके पास हो जाएगा K इंटू Q। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ P इज ग्रेटर देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ Q। कई बार आप देखते होंगे कुछ स्प्रिंग कम फोर्स में कंप्रेस हो जाते हैं और कुछ स्प्रिंग ज़्यादा फोर्स लगाने पर कंप्रेस होते हैं, जैसे कोई पेन में जो टिप टॉप करते हैं आप लोग, या कोई व्हीकल के शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद उनके शॉक के एब्जॉर्बर जैसे कंप्रेस होते हैं। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, और उसी पे बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन केस 1 है जो कहता है दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट, विच मीन्स यहाँ पे x अपन को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट केस में जो x है P का वो बराबर किसके है, XQ के।
तो ऐसे में अपन को ना सारे ऑप्शन चेक करोगे तो आपको ना वर्क को कंपेयर करना है, और वर्क का फॉर्मूला मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। वर्क इज सिंपली द एनर्जी स्टोर्ड विच शुड बी 1/2 kx²। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आप वर्क को देख रहे हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 kx² हो जाएगा। और क्वेश्चन ने कहा है कि जो एक्सटेंशन है वो बराबर है, मतलब कांस्टेंट टर्म के तो हम स्टडी नहीं कर सकते, विच मीन्स जो वर्क होगा वो डिपेंड किसी पे कर गया, स्टिफनेस मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर गया, विच मीन्स फर्स्ट वाले का आंसर आना चाहिए वर्क डन पी का ज़्यादा होगा कंप्रेस करने में वर्क डन क्यू पे। बच्चों ये आपका हाफ आंसर आ चुका है। सेकेंड कंडीशन कहता है एंड देन द वर्क डन बाय स्प्रिंग डब्ल्यू पी रिलेटेड, है ना, एंड देन बाय, सेकंड केस यहाँ से शुरू हो रहा है, एंड देन बाय द सेम फोर्स, है ना, इसको सेम फोर्स पे अपन कर रहे हैं कंप्रेस, मतलब इन दोनों स्प्रिंग पे जो फोर्स लगाए इस तरह से वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेकंड कंडीशन में सेम फोर्स हो जाएंगे। सो विच मीन्स एफ ऑफ पी मस्ट बी इक्वलिंग टू एफ ऑफ क्यू। और ऐसे केसेस में आपको वर्क का फॉर्मूला एक बार और लिखना पड़ेगा, वो हो जाएगा 1/2 kx²। अब एफ के फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करके लाओ आप, ठीक है, कैसे करोगे, 1/2 हो जाएगा, k एज इट इज लिख देता हूँ मैं, x का मतलब होता है f/k, ठीक है, और इसके पास क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, विच मीन्स इट शुड बी रिटर्न एज 1/2, इससे कैंसिल कर लेगा तो हो जाएगा f² डिवाइड बाय k। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये जो शेड करी हुई टर्म है ये तो कांस्टेंट टर्म है 2, और f भी बोल दिया इससे सामने वाले, देखो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, विच मीन्स जो वर्क है वो इन्वर्सली जा रहा है इस केस में k के। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है कि के पी ज़्यादा होगा के क्यू से, विच मीन्स जो वर्क डन पी का होगा वो लेस देन होगा किसके, वर्क डन क्यू के, और यही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट केस में ज़्यादा हो रहा है, सेकंड केस में कम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा मार्क हो जाएगा, जो ये कहता है कि फर्स्ट केस में ज़्यादा हो रहा है और सेकेंड केस में तुम्हारा वर्क कम हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 16 देखो, एक बॉडी है, मास उसके पास टोटल है 4m, है ना, और वो एक्स वाई प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, विच मीन्स अगर इसको x बोल दिया जाए और ये हो जाएगा y, तो बॉडी अभी रेस्ट कर रहा है, इनिशियली इसके पास u का टर्म कितना हो जाएगा, 0। इट सडनली एक्सप्लोड्स, मतलब ये मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन हो गए, फाइनल बराबर इनिशियल करना है आपको यहाँ पे, इनटू 3 पार्ट्स 2 पीसेस ईच ऑफ m, है ना, 3 पार्ट में एक्सप्लोड कर रहा है बच्चों, 2 पीसेस परपेंडिकुलर मूव करते हैं अपने आप में, क्योंकि xy प्लेन पे रखा है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इसका एक पीस जो है वो इस डायरेक्शन में भागा होगा एक साइड में, और एक पीस गया होगा वो इसका जो मास के साथ वो गया होगा वाई डायरेक्शन में, विच मीन्स यहाँ पे आई का कैप लग जाएगा और यहाँ पर जे का कैप हो जाएगा। दोनों के पास मास कितने हो जाएंगे, एक मास m और ये वाला मास भी कितना हो जाएगा m, ठीक है। और फिर बोलता है स्पीड भी बराबर है दोनों के पास, तो यहाँ मैं v लिख देता हूँ और इसके पास भी क्या लिख देता हूँ v। द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का टोटल टर्म बताना है, कहाँ पर कितना इस पे जनरेट कर सकता है, तो वही चलो टर्म निकाल लेते हैं अपन। फिर क्वेश्चन कहता है कि आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी का टर्म बताना है। टोटल का मतलब ये हो जाएगा कि जो फर्स्ट वाले से एनर्जी मिल रही है आपको, जो सेकंड वाले से मिल रही है, वो जो थर्ड वाला होगा वो क्या कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए कि मोमेंटम जो इनिशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंटम फाइनल के। इनिशियल तो रेस्ट कर रहा है तो कितना हो जाएगा 0, विच मीन्स P1 प्लस मोमेंटम क्या हो जाएगा P2 प्लस क्या हो जाएगा मोमेंटम बच्चों थर्ड वाले का, और इस तीनों को मैं ऐसा वेक्टर पे लिख दूंगा। अब इससे ये बात समझ में आती है कि तीनों के तीनों ना मिल करके नेट रिजल्टेंट 0 प्रोड्यूस करेंगे। देखो कैसे, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्टिकल, ये कितना हो गया सेकंड पार्टिकल। अगर इन दोनों का मोमेंटम आप काउंट करोगे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में चल के जा रहा होगा बच्चों, और इसी को काउंटर करने के लिए आपका एक और पार्टिकल लग जाएगा जो कि आपका थर्ड पार्टिकल होगा, ठीक है। थर्ड पार्टिकल का मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व इसी तरह कराए जाते हैं, 2 की वैल्यूज आपको गिवन होंगी और थर्ड पूछा जाएगा, तो 2 का रिजल्टेंट मिल रहा होगा ना बच्चों, उसी को आप पीछे पलटोगे तो वो थर्ड का बन जाता है। थर्ड वाले के पास जो मास होगा ना बच्चों वो m और m है, टोटल मास कितना था 4m, तो ऑब्वियस ही बात है कितना बचेगा 2m, और वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी v3, और यही वेलोसिटी आपको पता करनी है, तो आपको पूरा काम यही सॉल्व हो जाएगा, वो यहाँ से मिल जाएगी अपन को वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा 0। फर्स्ट वाले की बात करूँगा तो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, वो चल रहा है ये कहाँ पे आई पे। सेकंड वाले की बात करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी चल रहा होगा ये जे पे, और थर्ड वाले की बात करेंगे तो मास हो जाएगा 2m, वेलोसिटी हो जाएगी v3, और i और j के बारे में पता नहीं है इसलिए मैंने ध्यान रखना सर ने क्या किया यहाँ पे वेक्टर लगाया बस, वी हैव नो नॉलेज कि i है j है या सिर्फ i है सिर्फ j है। यहाँ से अगर आपको बोलेंगे तो ये v3 बड़े आसानी से निकल सकता है, v3 का जो वेक्टर है, ये 2 टर्म इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ vi, ठीक है,
माइनस ऑफ v इंटू जे, यहाँ पे 2 भी है तो हो जाएगा 1/2 यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 1/2, तीनों से मैंने m निकाल के 0 कर दिया, विच मीन्स ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पार्शियल आंसर आ चुका है। इससे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे v3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो, तो क्या करेंगे आप लोग, रूट ले लेंगे और इन टर्म का स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा v/2 का स्क्वायर प्लस, अगेन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे v/2 का स्क्वायर करके उसको ऐड करना होगा, तो v² बाहर निकाल लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ये हो जाएगा v²/2 तो हो जाएगा सीधा सीधा आंसर v तो बाहर हो जाएगा बच्चों आपका, और अंदर की जो टर्म बचेंगी वो हो जाएगा हाफ और हाफ, तो रूट के अंदर एक 2, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, v²/4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 1/2, तो आंसर होना चाहिए आप लोगों का v/√2। ये किसकी वैल्यू आ रही है, तुम्हारी v3 की आ रही है, ध्यान रखें इस बात का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब क्वेश्चन पूछता है टोटल काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो आंसर अपन सीधे सीधे लिख देंगे आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल जो बनकर आ रही है, क्योंकि एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हो तो किसके इधर क्वांटिटी है, तो फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगी 1/2 मास है और वेलोसिटी है, सेकंड वाले के पास यही है 1/2 है, मास है वेलोसिटी है, थर्ड वाले की जब बात आएगी तो मास की जगह पे हो जाएगा 2m और वेलोसिटी की जगह पे हो जाएगा v/√2 का स्क्वायर। इस 2 से 2 जाएगा, हाफ और हाफ बन जाएंगे 1, तो हो जाएगा mv², इन दोनों को सॉल्व करके प्लस यहाँ बचेगा आपके पास √2 का स्क्वायर लूँगा तो हो जाएगा ये mv²/2, 1 प्लस हाफ शुड बी 3/2 ऑफ mv², और प्यारे बच्चों यही अपना आंसर है, ठीक है, 3/2 ऑफ mv², तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा तो याद रखें आप लोग कि ये सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम की इक्वेशन से सॉल्व होता है, इसका और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। इनिशियली वो रेस्ट पे होगा इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है और राइट हैंड साइड पे तीनों को लिख दिया है मैंने, फर्स्ट वाले के लिए ये, सेकंड वाले के लिए और थर्ड वाले के लिए बोला है उसने कि मास 2m है और वेलोसिटी का वेक्टर ये रहा। सो नाउ यू कैन राइट एंड यू कैन डू ऑल द थिंग्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 देखते हैं। एक यूनिफॉर्म फोर्स है, मतलब कांस्टेंट फोर्स है बच्चों आपके पास, ये वैल्यू का है ना, 3I + J एक्ट करता है किसी पार्टिकल पर जिसका मास कितना है 2 kg, और पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया है, जिस पोजीशन को पहले बोला गया है तो हो जाएगा r1, ये कितना हो जाएगा बच्चों r2 का वेक्टर, ठीक है, और ये टर्म आपकी किसकी है, फोर्स वेक्टर की। क्वेश्चन बोलता है वर्क डन बताना है अपन को इस पार्टिकल पे, तो वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इसको लिख सकते हैं अपन F वेक्टर डॉट ऑफ R वेक्टर। ये ध्यान रखें ये कौन सा वेक्टर होता है, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहले आपको डिस्प्लेसमेंट को ही पढ़ना रहता है, तो R वेक्टर हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल अपन लिखते हैं 4I, ठीक है, ये हो जाएगा 3J माइनस ऑफ K, फाइनल वैल्यू हो गई, नेगेटिव लगाएंगे अपन, और ये हो जाएगा 2I प्लस ऑफ K। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट अपन लोग, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 4I - 2I, दिस शुड बी 2I, ठीक है, और J के साथ तो कोई टर्म है नहीं यहाँ पे, है ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और माइनस K है और ये यहाँ लग के क्या हो जाएगा, माइनस K हो जाएगा, तो आंसर होना चाहिए तुम्हारा माइनस ऑफ 2K। ये तुम्हारा R वेक्टर आ गया, इस R वेक्टर को यहाँ पे रख दो और आपका आंसर मिल जाएगा। तो वर्क डन शुड बी, फोर्स का फॉर्मूला लिया हुआ, फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3I प्लस ऑफ J दिया हुआ है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना है आपको 2I प्लस 3J माइनस ऑफ 2K। सबको पता है I वाला I के साथ जाएगा, J वाला J के साथ, और ये खाली हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 2, ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस 1 × 3, तो 1 × 3, इट शुड बी 9 जूल्स, और बच्चों यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर सी अपन करेक्ट कर देंगे। ये हो गया तुम्हारा वर्क डन, बिल्कुल प्लेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है वर्क के लिए, जो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों, एक पार्टिकल है जिसके पास टोटल एनर्जी E दिया हुआ है और वो किसी पोटेंशियल एनर्जी के रीजन में चल रहा है, मूव कर रहा है, और वो पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन है ना, पोजीशन का। सो पार्टिकल का जो रिस्ट्रिक्शन रहेगा वो कैसे अपन बता सकते हैं। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी किसी भी मूविंग पार्टिकल के जिसके पास मास m अज्यूम करके पढ़ाया जा सके, वो बहुत ही स्टैंडर्ड डायग्राम होता है एक, जो अपन कंडीशन में पढ़ते हैं, जैसे कि मास स्प्रिंग सिस्टम हो जाता है, इस तरह से स्प्रिंग बना लेते हैं अपन और ये हो जाएगा मास।
जब ये अपने स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगा, मतलब मीन पोजीशन पे या ओरिजिन पोजीशन पे, तो मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ एनर्जी को पढ़ाया जा सकता है। कुछ इस तरह से हो जाएंगे ये हो गया आपका वाई एक्सिस पे एनर्जी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स एनर्जी, है ना। नेट एनर्जी तो बच्चों कांस्टेंट होती है, तो ये हो जाएगा आपका एक ई का टर्म, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज होता है किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में एक्सचेंज होता रहता है पूरे टाइम, ठीक है। वही एक्सचेंज कैसे समझ सकते हो कि सेंटर पे तो वो ज़्यादा स्पीड से निकलता है ना, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अपन ऐसा कह सकते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा बनेगी, और जब आप इसको एक्सटेंड करके कांस्टेंट बिल्कुल कॉर्नर पे ले आओगे तो ये एम्पलीट्यूड की तरफ पहुंच जाएगा, और पीछे लेके जाओगे तो भी ये क्या करेगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे। मतलब जब डिस्टेंस बढ़ रही है, इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए इसकी, यही है ना कहानी। तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है, तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, और ये काइनेटिक एनर्जी भी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, और बात आपसे इसके भी यहाँ पे पूछी गई है। तो किसी भी जनरल कंडीशन पे बोल सकते हो कि सर पोटेंशियल एनर्जी होगा ना वो हमेशा कम रहेगा किससे, टोटल एनर्जी से। लेकिन ऐसा कंडीशन आता है जब आपका जो पोजीशन है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाए, प्लस माइनस ए पे, मतलब इन दोनों जगह पे, तब तो कहना पड़ेगा ना आपको कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर निकल रही है किसके, टोटल एनर्जी के। जस्ट कंबाइन दीज टू इक्वेशंस एंड देन यू विल एबल टू राइट इट एज u ऑफ x इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू ऑफ e, और प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है, ठीक है। ये डायग्राम अगर पता होगा तो ये आराम से समझ जाओगे, और आपका ऑप्शन नंबर सी मार्क होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 19 एक लॉजिकल क्वेश्चन है, जहाँ कह रहा है कि एक कूली है जो 1 मिनट लेता है एक सूटकेस को रेस करने में एक 2 मीटर की हाइट पे, ठीक है। लेकिन एक और कूली आता है, दूसरा कूली, वो 30 सेकेंड्स में ये काम कर देता है, सेम सूटकेस। तो पावर का रेशियो बताना है, विच मीन्स लेट अस से P1 फर्स्ट वाले का है डिवाइड बाय क्या हो जाएगा P2 सेकंड वाले का है, तो वो कितना आना चाहिए। पहले पावर को पढ़ लेते हैं अपन। पावर होता है प्यारे बच्चों वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा होता है तो वर्क डन बन जाता है तुम्हारा m इंटू जी इंटू एच डिवाइड बाई टी। क्वेश्चन रीड करोगे तो सूटकेस भी सेम है, ग्रेविटी भी सेम होगी और हाइट भी सेम होगी, विच मीन्स जो पावर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, टाइम के। दैट डिपेंड्स P1 डिवाइड बाई P2 हैज़ टू बी T of 2 डिवाइड बाई T of 1, विच शुड बी। सेकेंड वाले ने लिए हैं बच्चे 30 सेकेंड्स और फर्स्ट वाले ने 1 मिनट लिया था, मतलब उसने 60 सेकेंड्स लिए थे। तो आंसर मेरा आ गया 1/2, और यही अपना आंसर है 1:2, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, वो 30 सेकेंड कर रहा है, मतलब पावर उसकी ट्वाइस होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20 है, पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल की ना एक ऐसे फंक्शन से बताई जा रही है। ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस का एनर्जी होता है, आप 12th केमिस्ट्री में पढ़ते हो इस चीज़ को। यहाँ अपन को एक जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया तो सॉल्व करना है, जहाँ कह देगा अपन से ए और बी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे और पॉजिटिव कांस्टेंट होंगे स्पेशली, और आर क्या होगा, 2 एटॉमिक पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। तो मान लो ये 2 एटॉमिक के पार्टिकल से ऐसे अपने ग्राफ बनवाए जाते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है बच्चों, ऐसे करके निकलता है ये ग्राफ, है ना। पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन होता है, कहीं पे कोई इक्विलिब्रियम पड़ रहा है, कहीं पे स्टेबल अनस्टेबल ऐसी करके चीज़ें मिल रही होती हैं। तो अपन को स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए ना, उसको सॉल्व करने का बताता हूँ मेथड। फर्स्ट चीज़ क्या करोगे आप लोग, उसको आप सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ोगे, और हाईली लाइकली चांसेस हैं कि आपका वही आंसर आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किस पे डिपेंड कर रहा है ये, आर पे, पोजीशन पे। तो d/dr वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, दैट्स ऑल। इक्विलिब्रियम पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है, कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता है। कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन है डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, अपने आंसर वहीं से मिलने लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा d/, ठीक है, dr किसको कर रहा हूँ मैं, a/r² माइनस ऑफ ये हो जाएगा b/r। इसको मुझको 0 के अगेंस्ट प्रूव करना है। इसको सॉल्व करूंगा तो a तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा, ये चेन रूल में जा रहा है बच्चों, ये r⁻² लिखा है, तो वही चीज़ यहाँ हो जाएगी d/dx x⁻n शुड बी, पावर सामने आ जाएगी और एक n माइनस हो जाएगा। वही करना है आपको, r
की पावर स्क्वायर -2 बाहर है, ऊपर आ गया, तो ये हो जाएगा -2 बाहर आ जाएगा, और r टू पावर -2 -1 कितना हो जाएगा -3। नेगेटिव में यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, b मिल जाएगा, और r टू पावर -1 ऊपर गया होगा, विच मीन्स यहाँ पे एक -1 आएगा, और r टू पावर -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ है पॉजिटिव, ये नेगेटिव को यहाँ ले जा लूँगा, तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे b लिखा हुआ है, r की पावर -2 लिखा है, बराबर में क्या हो जाएगा 2 इंटू a r टू पावर -3। ठीक है, इस टर्म को यहाँ कर दोगे तो r टू पावर -3 है, इधर का +3 बन जाएगा, विच मीन्स आपका अकेला r बचेगा, और वह बन जाएगा इस तरफ अगर 2a डिवाइड बाय b नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा 2a बाय b। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, उससे अपन को चेक करना। तो देखो ऑप्शन में अपन को ऑलरेडी मिल रहा है ये 2a बाई बी का टर्म है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्टेबल का कंडीशन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ अनस्टेबल को कैसे पढ़ोगे आप लोग। तो बच्चों स्टेबल का मतलब होता है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट मारो आप, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा d²u बाय dr², ये ज़्यादा होना चाहिए 0 से, और अनस्टेबल का मतलब होता है d²u बाय इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो लेस देन 0। तो फर्स्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन बैठ के। ये r के टर्म को पहले यहाँ रखा जाएगा और फिर उसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ से d²u बाय dr² कितना आ जाएगा बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएट किया जा चुका है, उसको दोबारा कर देते हैं अपन। तो ये -2a लिखा है, ठीक है, तो ये -3 बराबर बाहर मल्टीप्लाई जाएगा, क्या हो जाएगा ये 6 इंटू a नहीं हो जाएगा, और r टू पावर -4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का, ये देखो ये -2 है ना, तो -2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा -2b, और r टू पावर कितना हो जाएगा -3। इसको अगर अपन सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6a डिवाइड बाय r बाय 4 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 2b डिवाइड बाय r का क्यूब। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दो, तो ये टर्म आपको d²u बाय dr² ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 मिलने लग जाएगा। द रीज़न इज यहाँ पे देखो r की पावर 4 है, r की पावर क्यूब है, कितना भी आप चेंज करोगे तो 2a बाय b से ये वैल्यू बड़ी मिलने वाली, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। हालांकि सेकंड पार्ट की नीड नहीं थी, वो तो स्टेबल लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ। आंसर अपना फर्स्ट 2 लाइन्स में मिल गया था, दैट इज 2a बाय b, इट इज़ द पोजिशन वेयर एवरीवन इज गेटिंग द इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, सो अगले पार्ट में इसमें और आए हुए क्वेश्चंस करेंगे हम लोग वर्क एनर्जी पावर के, और जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये चैप्टर सर करवा दीजिए पहले आप नीट के एग्जाम के पहले, सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट देम फर्दर बिफोर। ओके, चलो बच्चों